हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता। सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता वाला टॉपिक जो कल हमारा अधूरा रह गया था, उसी में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे चर्चा करने के साथ साथ एक बार हम अपनी तारतम्यता को बनाए रखने के लिए हम इन उपयोगिताओं की तरफ ध्यान देते हैं और आगे के कुछ पॉइंट जो रह रहे हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले जो उपयोगिता इसमें मैंने बताई थी, विषय वस्तु सरल हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से अगर हम अध्यापन करवाते हैं, किसी बच्चे को जो शिक्षण प्रशिक्षण की ट्रेनिंग देते हैं, तो उसकी जो विषय वस्तु वो सरल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण शिक्षण में पाठ योजना बनाने में उपयोगी। जब पाठ योजना बनाने में उपयोगी कैसे हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो तो सिर्फ एक छोटी कक्षा के लिए, थोड़े से समय के लिए, छोटे से पाठ के लिए होता है। इसमें जो अपने 5-6 कौशल होते हैं, एक एक कौशल में बच्चा पारंगत होता जाता है और नेक्स्ट कौशल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी पाठ योजना सहज रूप से ही बन जाती है। नेक्स्ट है अध्यापन में दक्षता प्राप्त हो जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे छात्र अध्यापक या अध्यापिका प्रत्येक कौशल में को सीखता जाता है और वो अध्यापन के 5 कौशलों में पारंगत हो जाता है। नेक्स्ट है सेवारत प्रशिक्षण में उपयोगी। सेवारत प्रशिक्षण में उपयोगी किस तरह से है कि बच्चा जो है, अगर किसी को इस टीचिंग लाइन से कोई जॉब मिल जाती है तो वहां पर वो इस प्रकार से प्रत्येक कौशल को पूर्ण करते हुए अपना प्रभावशाली शिक्षण दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक परिपक्वता आ जाती है। एक प्रकार से जो अध्यापन जैसा व्यवसाय है उसमें बच्चे को जो परिपक्वता, मतलब कि एक प्रकार से वो परिपेर हो जाता है पढ़ाने के लिए, या अपने व्यवसाय से संबंधित जो परिपक्वता है वो उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है अध्यापन व्यवहार केंद्रित विधि है। अध्यापक का व्यवहार अपने आप परिलक्षित हो रहा है इसके अंतर्गत। जब वो 5 कौशलों में पढ़ाएगा तो उसमें उसके व्यवहार जो है वो केंद्र बिंदु में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावशाली विधि। जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है वो शिक्षण प्रशिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि मानी गई है। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया को बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। किताबों में पढ़ा, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सुनाए, याद की, ये सब प्रक्रिया में क्या होता है, सिर्फ बच्चा अपना शिक्षण कराता है, देता है। लेकिन जो माइक्रो टीचिंग का जब टॉपिक चलता है तो उसमें जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में किस तरह से बोलना है, किस तरह से शामपट का प्रयोग करना है, किस तरह से व्याख्या कौशल करना है, किस तरह से बच्चों को प्रश्न करना है, किस तरह से उन्हें प्रतिपुष्टि देनी है, वो सारी समझ उसके अंदर विकसित आ जाती है। जो शिक्षण प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, आवाज है वो कक्षानुरूप है या नहीं, श्यामपट्ट को का प्रयोग मैंने सही किया कि नहीं, लिखना कैसे चाहिए, किस तरह से श्यामपट्ट को रब करना चाहिए, ये जो सारी बारीकियां हैं वो एक अध्यापक के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है छात्र अध्यापकों को प्रतिपुष्टि शीघ्र ही हो जाती है। प्रतिपुष्टि कैसे हो जाती है भाई, उसको सही पढ़ाया तो वो अगले पद पर पहुंच जाता है, और अगर उसने सही नहीं पढ़ाया तो हम कह देते कि आपको रिपीट दिया जाता है कि आप इस कौशल को दोबारा से प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि यानी कि 5 या 10 मिनट के शिक्षण के अंतर्गत बच्चे को प्रतिपुष्टि मिल जाती है कि उसने सही पढ़ाया या गलत। ये प्रतिपुष्टि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन उसको एक प्रकार से पुनर्बलन मिलता है कि मैंने इतना सीख लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट जो विशेषता है, उपयोगिता है माइक्रो टीचिंग की, वो बताएंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षण पर शोध किए जाने का ये उत्तम साधन है। क्या है, शिक्षण पर शोध किए जाने का ये माने ये विधि, यह
उत्तम साधन है। अगर हम अध्यापन और अध्यापन से जुड़ी प्रक्रिया पर ध्यान दें तो हमारी जो सूक्ष्म शिक्षण विधि है वो एक प्रकार से एक उत्तम साधन माना गया है। इसमें आप एक शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए एक अच्छी विधि के रूप में अच्छे साधन के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो शिक्षण पर जो शोध किए जाने का ये एक उत्तम साधन है। भाई किस तरह से शिक्षण करवाना चाहिए, किस तरह से बच्चा इसको सीखेगा, किस तरह से उसे प्रतिपुष्टि मिलेगी और किस तरह से वो अपनी पाठ योजना को तैयार करेगा या किस तरह से वो अपने व्यवसाय को महत्व देता है या व्यवसाय में किस तरह से वो पारंगत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुशल व प्रभावशाली, करवा तो नहीं दिया ये, कुशल व प्रभावशाली अध्यापक आसानी से व कम समय में प्रशिक्षित किए जाते हैं। कुशल एवं प्रभावशाली, कुशल एवं प्रभावशाली अध्यापक आसानी से व कम समय में प्रशिक्षित किए जाते हैं। कुशल एवं प्रभावशाली अध्यापक आसानी से व कम समय में प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो छोटा सा एक छोटी सी कक्षा है, छोटा सा पाठ है और कम से कम समय 5 से 10 मिनट का। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट में 5-10 विद्यार्थियों की कक्षा में वहां पर अध्यापक को पढ़ाया जाता, अध्यापक या कहें कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका वहां पर पढ़ाती है। तो उनका एक प्रकार से इस कम समय में ही उनको एक प्रभावशाली अध्यापन का कार्य सिखाया जाता है। ठीक है, ये थे अपने सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित या कहें कि एक पॉइंट और नोट करी, लिखवा दिया कि मैंने प्रतिपुष्टि छात्र, हाँ नहीं लिखवाया है कि इसमें जो आदर्श पाठ है वीडियो टेप या ध्वनि टेप द्वारा कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। आदर्श पाठ को वीडियो टेप या ध्वनि टेप द्वारा कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। माइक्रो टीचिंग जो है उसमें एक आदर्श पाठ जो है वो ध्वनि टेप या वीडियो टेप के माध्यम से कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। ये भी सूक्ष्म शिक्षण की एक उपयोगिता है और इस प्रकार से हमारी जो सूक्ष्म शिक्षण जो है उसका अपना एक महत्व है और ये अपना एक शिक्षक प्रशिक्षण के अंदर सबसे अधिक महत्व रखने वाला साधन माना गया है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण की विधि को। अब जो हम ये कहें कि जो इसके अंदर जो कौशल है, 5 कौशल हम विद्यार्थियों को यहाँ पर करवाते हैं। तो सबसे पहला कौशल होता है यहाँ पर प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल क्या होता है बेटा?
प्रस्तावना कौशल के वैसे आप सभी जानते हो इसके बारे में, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में ये सब अध्ययन कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक सामान्य सी बात बताती हूँ इसमें। तो कि कक्षा शिक्षण से पूर्व जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका होती है वो कक्षा में छात्रों को मानसिक रूप से पाठ पढ़ाने के लिए तैयार करता है। प्रस्तावना कौशल में कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्र अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में छात्रों को पाठ पढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है, उसे प्रस्तावना कौशल कहते हैं। ठीक है, उसे प्रस्तावना कौशल कहते हैं। और इसके द्वारा छात्रों का जो ध्यान है वो प्रकरण की तरफ, टॉपिक की तरफ केंद्रित होता है। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल में हम सबसे पहले बालकों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, और बालकों का ऐसा करने से बालकों का जो ध्यान है वो प्रकरण की तरफ या टॉपिक की तरफ केंद्रित होता है, जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा होती है और पूर्व ज्ञान के अनुभवों को हम यहाँ पर जागृत भी करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है प्रस्तावना कौशल का? कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर, वहां पर उनके पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर बच्चों में क्या करना है, उनके अनुभवों को जागृत करने का अपना उद्देश्य होता है। क्योंकि अपने जो प्रस्तावना कौशल है उसके घटक भी यही होते हैं। प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग, ये घटक है इसके, पूर्व ज्ञान का उपयोग घटक। नेक्स्ट है जो पूर्व ज्ञान का उपयोग, यानी कि हम सरल से सरल क्वेश्चन प्रस्तावना के अंतर्गत पूछते हैं। नेक्स्ट छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग। क्वेश्चन में दोबारा से हम छात्रों के उत्तरों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा घटक क्या है? तारतम्यता की स्थिति, यानी कि ऐसा नहीं कि पहले हम जैसे हिस्ट्री का टॉपिक है तो उसमें ये तो नहीं है कि पहले हम औरंगजेब के बारे में पढ़ाएं और फिर हुमायूं के ऊपर चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। पहले हम हुमायूं, अकबर पे इस तरह से नीचे आते जाएंगे और बाद में लास्ट में औरंगजेब के बारे में, तो तारतम्यता बनी रहती है। नेक्स्ट है सुसंबद्धता। सुसंबद्धता का मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारे उससे लेकर 5वें 6ठे क्वेश्चन तक सारी संबद्धता बनी रही है। ये इसका मतलब ये नहीं कि आज हम एक पाठ पढ़ाए तो सबसे पहले सुसंबद्धता का मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो हम पूछ ले मुगल काल के बारे में, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम करते कि स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री कौन है। इस तरह से सुसंबद्धता हमें उसमें से बनाने की, अगर मुगल काल के क्वेश्चन पूछ रहे थे उसी से संबंधित हम प्रस्तावना के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और उससे नेक्स्ट जो घटक है वो है तकनीकी का प्रयोग, की उपयुक्तता या फिर प्रयोग। ठीक है, तकनीकी यानी कि किसी भी टीचिंग एड का या मॉडल चार्ट का प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आज इतना ही।